हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी लाइव। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2019 के मैथ वाले पोर्शन के सभी क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम 30 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्ज़ाम में आप कम समय में क्वेश्चनों के आंसर आसानी से जल्दी से दे सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? तो यह इसमें कहा गया है 3/7 भाग आपके पहले से ही पानी है बीकर में, शेष जितना भी भाग आपका बचा है उसमें 16 लीटर पानी है की आवश्यकता होगी उसको भरने के लिए। तो शेष हम निकाल लेते हैं। 1 में से 3/7 कर देंगे, माइनस कर देंगे 3/7, तो आपका कितना आ जाएगा 4/7। जब 1 में से 3/7 करेंगे तो आपका 4/7 आ जाएगा। अब शेष 4/7 है, तो अब जो है 4/7 को भरने के लिए आपको 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो एक बीकर को पूरा भरने के लिए आपको कितना 16, ये पलट जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 7/4 हो जाएगा। अब कैंसिल कर देते हैं। 4 चौक 16, 4 सते 28, यानी कि 28 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। 28 लीटर मतलब कि 28 लीटर आपकी टोटल धारिता होगी यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है? अवरोही मतलब कि आपके घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे, उसके बाद छोटी संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन 30.5, फिर उससे छोटा 3.5, फिर उससे छोटा 3.055, फिर उससे छोटा 3.05, फिर उसके बाद 3.005, फिर उसके बाद 0.355। तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो यहाँ पे प्रत्येक पैकेट का भार आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 5.3 ग्राम यानी 5 सभी को जोड़ लेंगे। 2100 ग्राम मतलब इसका भी किलो, ये ग्राम में दिया है तो इसको भी किलोग्राम में हम करेंगे तो 2.1 किलोग्राम हो जाएगा। 1000 से भाग दे देंगे। और 2.2 किलोग्राम ये तो दिया है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। सभी ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.6 किलोग्राम। और 9.6 टोटल आपका 9.6 किलोग्राम हो गया। और हमें इसके 2 दर्जन पैकेट यानी कि 24 पैकेट बनाने हैं, तो 24 से इसको भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 400 ग्राम भाग देंगे। आपका ये किलोग्राम है, अगर हम इसे ग्राम में हम करेंगे तो ये 1000 से यहाँ गुणा हो जाएगा तो आपका 9600 हो जाएगा। और 24 से भाग देंगे 400 ग्राम, तो 400 ग्राम आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3, 4, 6 का सर्वगुणज हूँ। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो कौन सी संख्या है? इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सभी 2 अंकों की सम संख्या, तो ऑप्शन में आपके चारों ही सम संख्या दिखे है। 3, 4, 6 का सर्वगुणज हूँ, तो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। तो देखिए 36 जो है 3 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है, 6 से भी कट जा रहा है। मेरे कुल 9 गुणनखंड है, तो 36 के 9 गुणनखंड होंगे। आप देख लीजिए 1 होगा इसका गुणनखंड, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और उसके बाद 6 होगा, और 9, 12, 18, 36 यानी कि 9 गुणनखंड टोटल होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
गुणनखंड मतलब कि जिस भी संख्याओं से आपकी संख्या जितनी भी संख्याओं से कट जाए वो आपका गुणनखंड कहलाता है। तो 1 से कट जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 स्वयं से 36 से भी कट जाता है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 खर्च कर देती है। उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो देखिए इसमें आप पहले निकाल 50 रुपये सोमवार को बचाती है, फिर 100 रुपये बुधवार को और 80 रुपये शुक्रवार को। तो टोटल इसमें 230 रुपये बचाती है और 230 में से 60 खर्च कर देती है एक सप्ताह में। तो 60 खर्च कर देगी जब, तो आपका 170 रुपये, यानी कि एक सप्ताह में 170 रुपये टोटल बचाएगी। पहले 50 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 80 रुपये, यानी कि 230 रुपये बचाती है। उसके बाद 60 खर्च कर देती है रविवार को। तो आपके उसके पास टोटल एक सप्ताह में 170 रुपये बचते हैं। 170 बचेंगे, उसे 5,950 रुपये की मोबाइल खरीदनी है। तो कितने सप्ताह उसे बचत करनी होगी। तो देखिए फिर 170 बचाई है तो 5,950 को 170 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 35। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 35 आ जाएगा। तो 35 सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये रोमन अंक दिया गया है और इसे आपको बाइनरी में दिया गया है और इसे आपको इसमें लिखना है। तो देखिए इसको इस तरह को लिखने के लिए आपको 11011 ये बाइनरी में आपका दिया है। तो इसे आप जब लिखेंगे संख्याओं में तो आप जितने भी पहले 2 के ऊपर 0 से स्टार्ट करेंगे, सभी को ऐड करते चलेंगे। और अगर 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ से। आपका 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। तो 0 वाले नीचे जितने उसको हम 0 मान लेंगे। 2 की पावर 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 की पावर 2 2 और 2 की पावर 2 4 होता है, लेकिन यहाँ ऊपर 0 दिया है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27। सेकेंड ऑप्शन में दिया है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो नया परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए पहले आपकी भुजा 10 सेंटीमीटर थी तो आपका परिमाप कितना था 40, क्योंकि 4a मतलब कि भुजा गुणे 4, 4a मतलब 4 गुणे भुजा। तो 10 सेंटीमीटर थी तो 4 गुणे मतलब 10 तो 40 हो गया। आपकी पहले परिमाप इसका 40 हो गया। और नई भुजा आपकी जो है दुगनी कर दी जाती है, यानी कि आपकी भुजा 20 कर दी जाती है 10 के बजाय। फिर आप इसे 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 80। तो पहले 40 था आपका परिमाप, अब 80 हो गया। तो कितने गुना हो गया 2 गुना हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों ही की रेखाएं हैं। तो सममित रेखाओं दर्शाने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई जो संख्या दी गई जो यहाँ पे दिया गया है उसके बीचों बीच अगर हम रेखा खींचेंगे तो हमारे दोनों पार्ट जो है सेम जैसे हों। तो देखिए यहाँ पे यक्स है,
यक्ष के अगर हम ऊर्ध्वाधर खींचते हैं तो देखिए यहाँ पे भी जिस तरह आकृति बनी है वैसी तरह इस साइड भी है। अगर हम क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो भी देखिए यहाँ पे जिस तरह आकृति बनी है उसी तरह सेम नीचे भी आकृति बनी है। तो इसमें कौन सी रेखा जो है अक्षर है, तो यक्ष आपका सम्मित है, ऊर्ध्वाधर भी सम्मित है और क्षैतिज भी सम्मित है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है 72 इंटू 28 इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू अगला आगे रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान की संख्या 7 का गुणज है, एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम है, एक सम संख्या है, 56 का गुणनखंड है। तो देखिए रिक्त स्थान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो रिक्त स्थान ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे यक्ष है, तो यक्ष से 36 दूना 72, तो 2 यहाँ हो गया और 4 सते 28, तो 7 दूनी 14 होगा, 14 आएगा। तो 14 क्या है, 7 का गुणज है, तो ये भी करेक्ट है। एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है, कटती 10 से कम है, तो ये भी गलत है। एक सम संख्या है, तो 14 एक सम संख्या, तो ये भी है। 56 का गुणनखंड है, तो 56 जो है 14 से कट जाएगा, तो ये 56 का गुणनखंड है, तो ये भी करेक्ट है। तो ADE देख लेते हैं किस ऑप्शन, ADE फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन सी उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना होगा। तो पहले प्रतीक नहीं लिखा जाता है, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना होगा। सी, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना होगा। तो पहले आप ठोस पदार्थ लेकर चतुर्थांश में बांटेंगे, उसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे, उसके बाद प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। तो BCA थर्ड ऑप्शन में करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया। तो बच्चे ने इसे डिवाइड करके 16 को लिख लिया 8 गुणे 2 और 25 को 5 गुणे 5। तो अब ये इस तरह करता है गुणा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ पे सहचर नियम का प्रयोग किया है बच्चे ने, क्योंकि इसने डिवाइड कर लिया 16 को 8 गुणे 2 में और 5 को 5 गुणे 5 में। डिवाइड करने के बाद ये इसने गुणा किया, तो यहाँ पे सहचर सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्र के साथ बैठा करती है। गलत होगा, क्योंकि बच्चों को उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ नहीं बैठाया जाएगा। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, तो ये सही है। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेज कर, ये भी गलत है। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, तो ये भी गलत है। सेकेंड ऑप्शन शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। तो गणितीय प्रक्रम कौन सा नहीं है, कंठस्थ कराना। कंठस्थ कराना गणितीय प्रक्रम नहीं होगा। पक्षांतरण है, मार्गदर्शन मानस दर्शन है, आकलन करना है। थर्ड ऑप्शन कंठस्थ कराना करेक्ट होगा इसका, क्योंकि यही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो प्रारंभिक संकल्पना से कौन सा संबंधित नहीं है, मापन। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये तो एकदम करेक्ट है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट है, ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं। तो फोर्थ ऑप्शन ए और बी दोनों शुद्ध हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। तो शाब्दिक समस्याएं दी हैं योग पर। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। दूसरा बी दिया गया है, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं। आपका योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना प्रदर्शित करता है। तो देखिए ए जो है आपका ए समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, क्योंकि दोनों को जोड़ना है आपको डायरेक्ट ही, यानी कि समुच्चय करना है इसका। और अब बी को क्या करना है, एक संवर्धन संरचना बी कौन सा है, संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो ए समुच्चय बी संवर्धन। तो सेकेंड ऑप्शन ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार समूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है। तो एक छात्र जो है कक्षा 4, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्र को 25 टाइलें को देकर सभी संभव आयताकार समूह व्यूहों में व्यवस्थित करने के लिए बोलता है। तो इसमें कौन से गणितीय अवधारणा को संबोधित किया गया है। तो इसमें संबोधित किया गया है क्षेत्रफल, पहले आयताकार है तो क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्षेत्रफल गुणन परिमाप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो योग के पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन आपको पहचानना है। तो सही कथन होगा आपका भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। पहले भार समझेगा उस बच्चा है जो है, फिर उसके बाद आयतन को समझेगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बानहीले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। तो बानहीले ने कौन से स्तर को दिए थे, ज्यामितीय चिंतन के स्तर को दिया था। बानहीले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है ज्यामितीय चिंतन। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो प्रश्न हल करने का कौन सा कौशल है आपका, पहले आप विवेचन करेंगे, फिर चर का प्रयोग करना करेंगे, फिर प्रतिरूप देखना करेंगे। देखिए यहाँ पे कंठस्थ करना है तो ये भी गलत है, यहाँ रटना है तो ये भी गलत है, और फोर्थ ऑप्शन में भी आपका कंठस्थ करना है तो ये भी गलत है। तो केवल थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। दशमलव की संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए आप ग्राफ पेपर शिक्षण अधिगम साधन का उचित प्रयोग होता है। तो ग्राफ पेपर फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होगा, छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो ये NCF 2005 में बताया गया है कि छात्र के स्कूली शिक्षा को उनके बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। तो ये तो होगा। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, तो ये गलत होगा। तो कठोरता से किसी चीज़ को पालन नहीं कराया जाएगा बच्चे को, तो ये गलत है। तो नहीं पूछा गया है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी योजना नहीं है। तो प्रभावी योजना नहीं है पूछा गया है। तो ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रचना और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। तो कहा गया प्रभावशाली योजना नहीं है, तो ये तो होगा। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, तो ये भी होगा। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें, तो ये भी होगा। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, तो ये नहीं होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा। आपके पूछा गया नहीं होगा तो नहीं, यानी कि फोर्थ ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, नहीं पूछा गया। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करना। ये अगला क्वेश्चन है आपका 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है। तो 18 सही 3/4 को आप यह इस तरह लिख सकते हैं। 18 को पहले 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद 3 उसमें ऐड कर देंगे, तो 18 चौक 72, 3 75/4। तो कितने चतुर्थांश हैं। तो 75 में 4, 75 के 4 75/4 करेंगे, तो यानी कि 75 चतुर्थांश हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, तो 1/4 इक्वल टू कितना दिया गया 160, क्योंकि वॉलीबॉल खेलने वाले की संख्या 160 बताई गई है, यहाँ पे 1/4 बताई गई है। तो एक कितना हो जाएगा आपका, 1 बराबर हो जाएगा 4 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 बराबर आपका 16 चौकी 64 640 टोटल हैं आपके छात्र। तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या 1/16 बताई गई है। तो अब इस 640 को 1/16 से गुणा कर देते हैं, 1/16 से 6, तो 16 चौका 64, यानी कि 40 आपका आ जाएगा। तो 40 आपके फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। पत्र का भार 20 ग्राम या उससे कम हो तो आपका 5 रुपये लगेगा। प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये। पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपये। प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है। तो दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है, उसे कितना डाक शुल्क देना होगा। तो देखिए कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहले दीपा 2 पार्सल करती है, एक 250 ग्राम का है, एक 300 ग्राम का है। तो 250 ग्राम के लिए पहले 50 ग्राम के लिए 5 रुपये देती है, तो 50 ग्राम के लिए आपका 5 रुपये देगी। फिर प्लस आपका 200 ग्राम यहाँ बचेगा, 200 ग्राम के लिए आपको 3 रुपये के हिसाब से 50 ग्राम 3 रुपये का, और तो 200 ग्राम आपका जो है 3 चौक 12 रुपये का हो गया। फिर प्लस आपका 300 ग्राम देती है, तो 300 ग्राम में पहले 50 ग्राम के लिए आपका 5 रुपये हो गया। उसके बाद 250 ग्राम के लिए आपका जो है आपका हो गया 15 रुपये। तो टोटल पार्सल के लिए कितना देती है, पार्सल के लिए टोटल 37 देती है। 37 आपका पार्सल के लिए हो गया। फिर उसके बाद पत्र के लिए 20 ग्राम पत्र के लिए पहले 5 रुपये देगी। उसके बाद 35 ग्राम पत्र के लिए देगी वो
5 2 7 रुपये देगी। क्योंकि पहले 20 ग्राम के लिए 5 रुपये और अतिरिक्त 15 ग्राम के लिए 2 रुपये, तो 7 रुपये। तो यहाँ पे जो है पहले 5 रुपये 20 ग्राम के लिए और 7 रुपये इतना 35 ग्राम के लिए, तो 7 5 12 रुपये, टोटल 12 रुपये पत्र के लिए देती है। तो इन दोनों को 37 ग्राम पार्सल के लिए और जो है 12 ग्राम पत्र के लिए, 12 रुपये पत्र के लिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन 49 फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। तो किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। तो योग करने पर अधिकतम संभव संख्या आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 8 लिख देंगे ऊपर, फिर नीचे 7 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 4, फिर और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1605। 1605 सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। तो आप ऐड करके देख लीजिए। 3 2 5 6 4 10 8 7 15 1 16, 1605 आया। 1605 सेकेंड ऑप्शन में दिया है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली से चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी दी गई है, नई दिल्ली से 15:55 पे चल रही है और उसके बाद 15:55 पे चल रही है नई दिल्ली से। फिर भोपाल 23:55 पे पहुंचती है और भोपाल से फिर 5 मिनट पे चलती है और नागपुर 5:25 पे पहुंचती है। उसके बाद 5:35 नागपुर से चलती है। बिजवाड़ा 14:15 पे पहुंचती है और उसके बाद 14:30 से बिजवाड़ा से चलती है। फिर चेन्नई आपके 20:45 पे पहुंच जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया सही है? भोपाल से बिजवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट का है। तो भोपाल से बिजवाड़ा का समय आप निकाल लेंगे। भोपाल जो है आपका 5 मिनट पे चलती है और बिजवाड़ा में आपको 14:15 में मिलती है, तो ये तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। तो नागपुर से चेन्नई, नागपुर आपका 5:35 पे चलती है और चेन्नई आपका 20:45 पे पहुँचती है। तो निकाल लेते हैं। 20:45 पे पहुँचती है, 20:45 और 5:35 पे वहाँ से चली थी। तो घटा देते हैं, देखते हैं कितना समय आता है। तो देखिए 45 में से 35 घटाएंगे तो आपका 10 आ जाएगा और 20 में से 5 घटाएंगे 15, यानी 15 घंटे 10 मिनट। तो देखिए नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में आपका दे गया है 15 घंटे 10 मिनट, तो सेकेंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा? तो पहले 50 में आप मान लीजिए x हम जोड़ देते हैं, फिर 50 में से आप x घटा देते हैं, यही कहा गया है आंसर क्वेश्चन में। फिर आप दो जो संख्या है, पहले जब x जोड़ देते हैं तो 50 + x आ गया, जब घटा देते हैं तो 50 - x आ गया। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो अब कितना आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे x जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 50 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका 100 करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।